तब राजकुमार वज़ीर के लड़के से बोला कि मित्र, मुझे अब आगे की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी, इसलिए जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, तुम यहीं रुके रहोगे। राजकुमार की बात सुनकर वज़ीर का लड़का हैरान रह गया। यह कैसे होगा? उसने राजकुमार को कहा कि तुम अकेले उस किले को कैसे जीत सकोगे? तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी भी है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही सोच सोचकर वज़ीर के लड़के का कलेजा बैठा जा रहा था। वैसे तो राजकुमार भी मन ही मन कुछ परेशान था, पर उसका संकल्प पक्का था। राजकुमार ने वज़ीर के लड़के को धीरज बंधाते हुए कहा कि मित्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास बहुत सारे अद्भुत और अलौकिक साधन हैं, जिससे मेरी आगे की यात्रा सुरक्षित रहेगी और मैं आसानी से किले को फतेह भी कर लूँगा। अब राजकुमार इधर उधर की बातें करता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वज़ीर के लड़के का मन भयभीत था। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ रहे थे, वज़ीर के लड़के का कलेजा बैठा जा रहा था। आखिरकार पूरा दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता हुआ सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी विशाल लहरें उठ उठकर एक भयानक गर्जना कर रही थीं। समुद्र तट पर पहुंचकर दोनों अपने घोड़ों से उतर पड़े और उस विशाल जल राशि को देखने लगे। राजकुमार ने अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। सुबह तड़के ही उठकर राजकुमार ने अपने प्यारे घोड़े को बहुत प्यार किया और फिर वज़ीर के लड़के को भी अपने गले से लगा लिया, क्योंकि उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर सूर्य की पहली किरण के साथ ही बाबा की दी हुई खड़ाऊँ अपने पैरों में पहनकर समुद्र तट पर जाकर खड़ा हो गया। अब हिम्मत करके जो ही धड़कते कलेजे से उसने अपना पैर पानी पर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा। लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर भी ऐसे ही खड़ा था जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। वज़ीर का लड़का यह सब आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि पानी पर किस प्रकार राजकुमार आसानी से चला जा रहा है। धीरे धीरे राजकुमार उसकी आंखों से ओझल हो गया। उधर राजकुमार पूरा दिन सागर पर निर्विघ्न चलता रहा। समुद्र के छोटे बड़े जीव जंतु, मछलियाँ इत्यादि उसकी ओर आते, परंतु उसे कोई नुकसान पहुँचाए बिना कुछ दूरी से ही वापस दूसरी ओर चले जाते। राजकुमार बड़े ही आराम से आगे बढ़ता गया। पूरा दिन और एक पूरी रात चलते चलते ही बिताने के बाद भी उसको अभी तक समुद्र का कोई किनारा दिखाई नहीं दिया। उसने अगला पूरा दिन और पूरी रात भी चलते चलते ही बिताई। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह उसको सागर का किनारा दिखाई दिया। तब राजकुमार की जान में जान आई। यही था वह सिंहल द्वीप। इसी द्वीप की रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से यहाँ तक आ पहुँचा था। उस भूमि को देखकर उसके मन में एक रोमांच सा उठा, परंतु उसे किले के द्वार पर ही भयानक राक्षस भी पहरा देते हुए दिख गए। तब राजकुमार को बाबा की दी हुई भभूत की याद आई। झटपट उसने भभूत की डिब्बी खोलकर एक चुटकी भभूत अपने मुंह में रख ली। अब वह तो सबको देख सकता था, परंतु उसे कोई नहीं देख सकता था। फिर भी धड़कते कलेजे से वह राक्षसों के बीच पहुंच गया। सचमुच उनके रंग रूप और भयंकर चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे और उनके हाथों में
प्राण घातक हथियार देखकर तो रूह कांप रही थी। तब राजकुमार ने सोचा कि सचमुच अगर बाबा ने उसे भभूत ना दी होती तो यह भयानक राक्षस अभी तक उसके प्राणों का अंत कर चुके होते। हालांकि राजकुमार यह भली भांति जानता था कि उसे कोई नहीं देख पा रहा, फिर भी उसके मन में एक झिझक सी थी। तब राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना पहले शहर का एक चक्कर ही लगा लिया जाए, क्योंकि शहर के बारे में जानकारी लेकर ही आगे का कार्यक्रम तय करना उचित रहेगा। यही सोचकर उसने पूरे शहर को घूम घूम कर अच्छी तरह देखा। पूरा नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि वह अपनी सुध बुध ही भूल गया। ऐसा सुंदर नगर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरे भरे बाग बगीचे, कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित होकर महक रहा था। गंदगी का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। कीमती और सुंदर पोशाकें पहने हुए स्त्री, पुरुष और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इंद्रलोक में पहुंच गया है। पूरा दिन वह खूब घूमा। वह रानी पद्मिनी के महल की ओर भी गया, परंतु उसे यह समझ आ गया कि जोर जबरदस्ती करके वह महल में नहीं घुस सकता। महल में घुसने के लिए कोई और जुगत लगानी होगी। तभी उसे ख्याल आया कि वह अदृश्य तो हो गया, परंतु अब अपने असली रूप में वापस कैसे आएगा। यह सोचकर वह परेशान हो गया और उसे बाबा जी का ध्यान आया। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि उसने बाबा को अपने सामने ही खड़े पाया। बाबा ने राजकुमार को दूसरी डिबिया देते हुए कहा कि इसमें रखी हुई भभूत खाते ही तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओगे, परंतु इस दूसरी भभूत का इस्तेमाल बहुत होशियारी से करना। यदि लोगों ने तुम्हें देख लिया तो राक्षस लोग तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। राजकुमार ने दूसरी डिबिया ले ली और चैन की सांस ली। अब राजकुमार ने सबसे पहले महल के अंदर घुसने की सोची। तब उसे काले और सफ़ेद बाल की याद आई। उसने तुरंत काला बाल निकालकर जला दिया। काला बाल जलाते ही वहाँ पिशाचों की फौज आ मौजूद हुई। राजकुमार ने पिशाचों की सेना को आदेश दिया और देखते ही देखते उन्होंने पहरे पर मौजूद राक्षसों का खात्मा कर डाला। तब उसने थोड़े से पिशाचों को अपने पास रोककर बाकी पिशाचों को वापस भेज दिया। इसके बाद उसने सफ़ेद बाल जलाकर देवों को बुला लिया। उसने देवों से कहकर समुद्र के किनारे एक हीरे जवाहरातों और नाना प्रकार के कीमती आभूषणों से भरा हुआ आलीशान समुद्री जहाज खड़ा करवा लिया। बस फिर क्या था, पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग समुद्र तट पर इतना बड़ा आलीशान जहाज देखकर हैरान हो गए कि यह अचानक कहाँ से आ गया। परंतु सौदागर उनके सामने मौजूद था, जिसके पास वह बेशकीमती आभूषणों का खजाना था। अब उड़ती उड़ती यह खबर रानी पद्मिनी के पास भी पहुंच गई। रानी पद्मिनी उन आभूषणों को देखने के लिए मचल उठी। उसने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि उस व्यापारी को तुरंत हमारे सामने लेकर आओ। दूतों ने तुरंत राजकुमार के पास जाकर राजकुमारी पद्मिनी का संदेश सुनाया। राजकुमार तो पहले से ही तैयार बैठा था। वह तुरंत दूतों के साथ रानी पद्मिनी के महल जा पहुंचा। इतना सुंदर और अनूठा महल देखकर वह दंग रह गया। महल के भीतर भी चारों ओर भयानक राक्षस पहरे पर मौजूद थे, परंतु दूतों के साथ होने के कारण बिना किसी रुकावट के राजकुमार महल में
चला आया। रानी पद्मिनी एक बहुत ही आलीशान सजे धजे कमरे में कीमती सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के आते ही पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। पद्मिनी ने उसे एक और बैठने का संकेत किया। जब राजकुमार बैठ गया तब पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। रानी पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं मानो फूल झड़ रहे थे। राजकुमार बड़े ध्यान से उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। तब रानी पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया कि वहाँ तुम क्या करते हो। राजकुमार बोला कि मैं हीरे जवाहरातों का व्यापारी हूँ। तब राजकुमारी ने कुछ गंभीर होकर पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। राजकुमार बोला, मैंने ऐसा सुना था कि आप आभूषणों और हीरे जवाहरातों की बड़ी पारखी और प्रेमी हैं। तब राजकुमारी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास आभूषण हैं। राजकुमार ने कहा कि समुद्र किनारे मेरा जहाज खड़ा है, उसी में बहुत से आभूषण रखे हुए हैं। तब रानी पद्मिनी ने कहा कि क्या तुम मुझे वह आभूषण दिखा सकते हो। राजकुमार बोला कि क्यों नहीं, मैं तो आया ही इसी काम के लिए हूँ। तब राजकुमारी ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसी के साथ तुम कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आ जाना। राजकुमारी ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, किंतु उसका मन वहीं रह गया। पद्मिनी के रूप का जादू ऐसा हुआ कि राजकुमार अपनी सुध बुध ही खो बैठा। चलते चलते भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उसी को देख रहा था। इतनी सुंदर युवती उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। परियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन वह भी पद्मिनी के आगे पानी भरती हैं। चारों दिशाओं में रानी पद्मिनी की ख्याति ठीक ही फैली हुई है। बड़े भारी कदमों से राजकुमार महल से निकल आया, परंतु रानी पद्मिनी के रूप सौंदर्य में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर पहुंचा तो पद्मिनी का रूप सौंदर्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पद्मिनी के एक एक अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी, नींद उड़ चुकी थी। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी उसने खड़ाऊं वाले बाबा को अपने सामने खड़ा पाया। वह उसी की ओर देख रहे थे। बाबा को यूं अपने सामने देखकर राजकुमार झेप गया। बाबा कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, परंतु वह उठ ना सका। राजकुमार की हालत देखकर बाबा बोले कि क्या तुम यहाँ ऐसे आहें भरने के लिए आए हो? क्या तुम अपना उद्देश्य भूल गए? जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम यह सोचो कि आगे क्या करना है और जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने कब क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह सिर झटक कर उठकर खड़ा हो गया। पर रानी पद्मिनी के रूप की खुमारी भी आसानी से दूर होने वाली तो नहीं थी। पूरा दिन पद्मिनी की याद में ही बीत गया। जब रात का अंधेरा घिर आया तब उसे याद आया कि अगले दिन तो पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर पद्मिनी के पास जाना है। उसने जल्दी से संदूक खोले और छांट छांट कर सुंदर आभूषण निकालने लगा। बात उतनी आभूषणों की भी नहीं थी जितनी कि पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने एक से एक बढ़कर ऐसे आभूषण चुने जिन्हें केवल स्वर्ग की अप्सराएं ही धारण करती हैं
और जिन्हें देखकर पद्मिनी भी रीझ उठे। कानों के झुमके, गले के हार, पैरों के आभूषण इत्यादि। यह सभी आभूषण चुनकर उसने छोटे छोटे 2 संदूकों में भर लिए। अब उसने सोने की चेष्टा की, परंतु एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई। पूरी रात बस यूं ही करवटें बदलते हुए कट गई। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हो गया, दोपहर हुई, दिन ढलने को आया, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार यह सोचकर निराश हो गया कि शायद राजकुमारी उसको भूल गई कि तभी अचानक तेजी से वहाँ एक दूत आ गया और उसको अपने साथ चलने के लिए बोला। राजकुमार तो सुबह से ही तैयार बैठा था, इसलिए दूत के आते ही वह चल दिया। जब वह महल पहुंचा तो उसने देखा कि रानी पद्मिनी उसी का इंतज़ार कर रही है। आज वह एक ऐसे कमरे में बैठी हुई थी जहां बड़े बड़े आदमकद शीशे लगे हुए थे और रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। आज तो रानी पद्मिनी का सौंदर्य भी कई गुना बढ़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमारी आभूषण देखने के लिए उतावली हो रही थी। तब राजकुमार ने संदूक में रखे छोटे बड़े डिब्बियों में से आभूषण निकालकर दिखाना शुरू किया। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर पहले अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आ जाता उसे एक और रख देती। बीच बीच में कभी कभी वे राजकुमार की सलाह भी ले लेती। आभूषणों को देखते देखते जब काफ़ी देर हो गई तो रानी पद्मिनी ने कहा कि अब हम आभूषणों को कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। राजकुमार वहाँ से चल तो पड़ा, परंतु पद्मिनी के रूप की मोह आसक्ति से उसकी हालत कल से भी ज़्यादा खराब थी। आज उसने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक था। उसकी आंखें उसके रूप को देखकर चुंधिया गई थीं। अब एक और नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया और वह नए नए सपने बनाने लगा। वह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि बस कुछ ही समय में वह उस पद्मिनी को वहाँ से ले जाएगा। परंतु क्या वह पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य का भार वहन कर पाएगा, जबकि वह स्वयं राजकुमार है, इतने बड़े राज्य और राजा का पुत्र है, किंतु कहाँ राजगढ़ का राज्य और कहाँ सिंहल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में आकाश पाताल का अंतर था, पर अब वह अपना उठा हुआ कदम वापस तो नहीं ले सकता था। अपने विचारों के अथाह सागर में गोते खाता हुआ राजकुमार अपने जहाज पर वापस लौट आया, परंतु उसका हाल बेहाल हो रहा था। भूख प्यास, नींद चैन सब उससे रूठ चुके थे। वह निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्नीपात के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने आप से ही बातें कर रहा था, पर उसके शब्द समझ नहीं आते थे। उसकी आवाज़ कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती। ऐसे समय में राजकुमार को वज़ीर के लड़के की बहुत याद आई कि काश वह साथ होता तो आज राजकुमार अपने दिल की बात उसे बोलकर अपना मन हल्का कर लेता। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे यह क्या हो गया है। तब उसने अगले दिन राजमहल में जाने की तैयारी की और कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया बढ़िया आभूषण और चीज़ें निकाली। उसे यकीन था कि आज तो पद्मिनी उन आभूषणों को अवश्य पसंद कर लेगी। अगले दिन राजकुमार को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी।
दोपहर होने से पहले ही दूत आ गया और राजकुमार महल में पहुंच गया। सचमुच आज रानी पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। इतने सुंदर आभूषण तो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने ढेर सारे आभूषण पसंद करके अपने पास रख लिए, परंतु उसने देखा कि वह आभूषण अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक ही थे। पद्मिनी ने राजकुमार से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब राजकुमार ने कहा कि अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि जब आप आभूषण पसंद कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां भी पूरी कर दूंगा। राजकुमार का उत्तर सुनकर पद्मिनी खींच गई और कहा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। राजकुमार ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि मेरी इच्छा थी कि आप पहले सभी आभूषणों के भंडार को देख लें, इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर चलकर पूरे भंडार को देख लो। राजकुमारी ने कुछ पल सोचा और जहाज पर चलने के लिए राजी हो गई। तब राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार जहाज पर लौट आया। अगले दिन नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आ पहुंची। वहां आभूषणों का इतना अथाह भंडार देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं। सचमुच आभूषण इतने सुंदर और बेशकीमती थे कि ऐसे आभूषण तो केवल स्वर्ग की अप्सराएं ही धारण करती होंगी। उन आभूषणों को देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि अपनी सुध बुध ही भूल गई। ना तो उसको अपनी ही कोई होश रही, ना ही उसे समय का ही कुछ एहसास हुआ। थोड़े समय बाद पद्मिनी ने अपने लिए बहुत से आभूषण पसंद कर लिए और वापस अपने महल जाने को हुई। तब राजकुमार ने कहा कि अब आप कहाँ और कैसे जाएंगी। राजकुमारी ने चकित होकर पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकती। तब राजकुमार बोला कि शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी ने इस बात को केवल एक मजाक ही समझा, किंतु उसने देखा कि जहाज तो सचमुच चल रहा है। गुस्से के कारण उसका चेहरा तमतमा उठा और वह दहाड़ कर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि राजकुमारी जी, आपके खूंखार राक्षस पहरेदार तो पीछे ही रह गए हैं और हम आपके सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा फीका पड़ गया और वह मछली की तरह तड़फड़ाने लगी, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। तब राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। यह कहकर राजकुमार ने पद्मिनी को अभी तक की पूरी कथा सुना दी और कहा कि तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। यह सब सुनकर रानी पद्मिनी का संताप कुछ हद तक कम हो गया। वह बोली कि इसके लिए इतना कपट करने की क्या ज़रूरत थी। तब राजकुमार ने पूछा कि अगर कपट नहीं किया होता तो क्या तुम मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो जाती। राजकुमारी पद्मिनी के पास राजकुमार की इस बात का कोई उत्तर नहीं था। वैसे भी अब जो होना था वह हो चुका था और उसके सामने बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। अपने भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब पद्मिनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी घायल हिरनी की तरह वह वहीं एक ओर बैठ गई। जहाज तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। राजकुमारी आवेश और आवेग से थक कर चूर हो चुकी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था। वह शांत होकर कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। तभी अचानक जहाज तेजी से इधर उधर हिचकोले खाने लगा।
राजकुमारी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्र में तूफान आ गया है, अभी कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। परंतु तूफान का वेग बढ़ गया था और बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठ उठकर जहाज़ से टकराने लगीं और जहाज़ डगमगाने लगा। अचानक आकाश में तेज बिजली कड़की और राजकुमारी डर के कारण राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने उसको समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही देर में तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। राजकुमारी ने चैन की सांस ली। अब क्योंकि राजकुमारी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो वह जल्दी ही गहरी नींद सो गई। परंतु राजकुमार की आंखों में दूर तक नींद का नामो निशान न था। वह बड़े प्यार से राजकुमारी को देख रहा था। राजकुमारी सोते हुए और भी प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार को किसी के बहुत धीमे स्वर में बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार ने हैरान होकर इधर उधर देखा, क्योंकि जहाज़ पर तो उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तब वह स्वर भला किसका हो सकता है? बहुत ध्यान से सुनने पर उसे तोता मैना का स्वर सुनाई दिया। अपनी आदत के अनुसार वे दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तोते ने मैना से कोई बात सुनाने के लिए कहा। मैना ने पहले की तरह दोबारा तोते से पूछा कि प्रिय, आप बीती सुनाऊं या पर बीती? तब तोता बोला कि आज तो कुछ आप बीती कहो और कुछ पर बीती। तब मैना बोली कि आज तो मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने हैरान होकर पूछा कि ऐसा क्या हुआ था? तब मैना थोड़ा दुखी स्वर में बोली कि स्वामी, तुम्हें क्या बताऊं कि ज़माना कितना खराब हो चुका है। कुछ इंसानों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी ना जाने क्यों वह हमारी जान लेने पर तुले रहते हैं। कल जब मैं एक पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मुझ पर एक आदमी ने जानलेवा हमला कर दिया। परंतु पेड़ पर घनी टहनियों और पत्तियों के कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो कल जान जाने में कोई कसर नहीं बची थी। तब तोते ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसा कर कहा कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। मैना ने दुखी होकर कहा कि मैं मर भी जाती तो क्या होता, अब इस संसार में मेरे लिए रोने वाला भला कौन है। बच्चे बड़े होकर ना जाने कहाँ जा चुके हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। इतना कहकर मैना रोने लगी। तोते ने उसे सांत्वना दी और कहा कि मैना, इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ पल चुप रहकर बोला कि चलो अब जल्दी से कुछ पर बीती सुना दो। मैना ने कहा कि क्या कहूँ, इस संसार में चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है। अब देखो ना, इस जहाज़ पर दो बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय, इन दोनों की सांसें अब गिनती की रह गई हैं। यह सुनकर तोता व्यथित हो गया। तब बोला कि इस प्रकार रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो ना कि इन्हें क्या होने वाला है। तब मैना बोली कि सवेरे जब यह जहाज़ किनारे लग जाएगा, वहाँ इन्हें वज़ीर का लड़का मिलेगा। उसने एक घर में इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था की हुई है। परंतु जब यह उस घर में जाएंगे, तब कुछ ही देर बाद वह घर टूटकर गिर जाएगा और यह दोनों उसमें दब जाएंगे। मैना की बात सुनकर तोता परेशान हो गया और बोला, यह तो सचमुच बहुत बुरा होगा। अभी तो इन दोनों ने इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा।
तब मैना बोली कि लेकिन इनके बचने का एक उपाय हो सकता है। तब तोता बोला कि फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो, जल्दी से वह उपाय बताओ। तब मैना बोली कि राजकुमार को चाहिए कि वह वज़ीर के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना जाए। अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो तो सावधान हो जाए और मेरी यह बात गांठ बांध ले कि अगर यह उस घर में ठहरे तो इनके प्राणों का अंत हो जाएगा। तब तोते ने कहा कि इसके बाद यह दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। मैना बोली कि क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती, इसलिए उनकी मुसीबत भी यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि यह जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक और नई मुसीबत इनका इंतज़ार कर रही है। तब तोते ने अधीर होकर पूछा कि अब जल्दी से वह भी बता दो कि वहाँ क्या मुसीबत आने वाली है। मैना बोली कि वहाँ पर जब राजकुमारी सुबह नींद से जागेगी और अपने जूते में पैर डालेगी, तभी उसमें बैठा हुआ सांप राजकुमारी को डस लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। तब उसने मैना से पूछा कि मुझे यकीन है कि तुम इससे बचने का उपाय भी ज़रूर जानती होंगी। तब मैना मुस्कुराकर बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर मुसीबत का समाधान तो होता ही है। तब वह बोली, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो वह राजकुमारी के जागने से पहले ही उठकर उसके जूते में से उस सांप को निकालकर मार डाले। तब तोते ने पूछा कि अच्छा, इसके बाद तो फिर कोई बाधा नहीं आएगी ना। तब मैना बोली, नहीं नहीं, अभी एक बाधा और है। तब तोता बोला कि हे भगवान, तो वह बाधा भी अब बता दो। तब मैना बोली कि इसके बाद यह दोनों एक उड़न खटोले में बैठ जाएंगे। वह उड़न खटोला उड़ने के कुछ देर बाद ही ऊपर जाकर खराब होकर नीचे गिर पड़ेगा और यह दोनों मर जाएंगे। यह बातें सुनकर तोता बोला कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा कलेजा ही बैठा जा रहा है। कृपया करके इस मुसीबत से बचने का भी कोई उपाय जल्दी से बता दो। तब मैना बोली कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो वह इन दोनों को उड़न खटोले में बैठने ही ना दे। इन सभी बाधाओं को पार कर लेने के बाद इन दोनों की ज़िंदगी में केवल खुशियाँ और आनंद ही आनंद है। यह सुनकर तोते ने चैन की सांस ली। अब उधर राजकुमार भी मैना की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। यह सब सुनकर उसका कलेजा कांप गया, परंतु इन सभी बाधाओं से बचने का उपाय जानकर वह प्रसन्न भी था। उसने मन ही मन तोता और मैना का उपकार मानते हुए धन्यवाद दिया। कुछ ही देर में सवेरा हो गया और वह दोनों पक्षी भी उड़ गए। तब तक पद्मनी भी नींद से जाग चुकी थी। तभी राजकुमार ने देखा कि किनारा भी अब नज़दीक ही है। जैसे ही जहाज़ किनारे पर लगा, राजकुमार ने देखा कि वज़ीर का लड़का किनारे पर ही मौजूद है। वे दोनों सुरक्षित जहाज़ से नीचे उतर आए। वज़ीर के लड़के ने उन दोनों का स्वागत किया। तब राजकुमार रानी पद्मनी का परिचय वज़ीर के लड़के से करवाते हुए बोला कि यह मेरा साथी है। वज़ीर के लड़के ने राजकुमारी का अभिवादन किया और राजकुमार ने रानी पद्मनी को बताया कि किस प्रकार वज़ीर के लड़के ने महल से यहाँ समुद्र की यात्रा करने से पहले तक के सफ़र में हर तरह से उसका साथ दिया और किस प्रकार समय समय पर उसके प्राणों की रक्षा भी की। वज़ीर का लड़का पद्मनी को देखकर गदगद हो गया और प्रसन्न होकर बोला। दोस्तों, आगे की कहानी अगले और अंतिम भाग में। दोस्तों, यह कहानी का तीसरा भाग है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए पहले वाले 2 भाग भी अवश्य देखें। धन्यवाद।